हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज और उनके इंपॉर्टेंट मिशन और सैटेलाइट। तो ये हम सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे। स्टैटिक जीके का ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम उन स्पेस एजेंसीज को पढ़ते हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस आपको इनके नाम जानने हैं और हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये जानना है। जर्मन एरोस्पेस सेंटर, जिसको डीएलआर बोलते हैं। तो डीएलआर जो है, एक्चुअली डीएलआर की फुल फॉर्म जर्मन भाषा में है, तो वो आपके काम की नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, डीएलआर जर्मनी की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के कोलोन शहर में है। तो डीएलआर जर्मनी की स्पेस एजेंसी का नाम है। उसके बाद है सीएनईएस, यानी कि सेंटर नेशनल देतुदेस स्पेटियलेस। ये फ्रेंच भाषा है। तो सीएनईएस की फुल फॉर्म भी फ्रेंच में है। तो आपको बस ये याद रखना है, सीएनईएस जो है ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी है। और सीएनईएस को जो चाइना की सीएनएसए है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी जो है सीएनएसए, उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना। सीएनईएस फ्रांस की है और सीएनएसए जो है वो चाइना की है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये दो जगह से ऑपरेट करती है। ऑपरेट मतलब जो भी ये लॉन्च करती है वो कहां से करती है। एक तो है टूलूज स्पेस सेंटर। टूलूज अगेन फ्रांस का एक शहर है, टूलूज। और दूसरा है गिनी स्पेस सेंटर। और जो ये गिनी स्पेस सेंटर है, एक्चुअली इसको फ्रेंच गिनी बोलते हैं। फ्रेंच गिनी साउथ अमेरिका में है ये, फ्रेंच गिनी। और गिनी स्पेस सेंटर को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और फ्रेंच स्पेस एजेंसी दोनों शेयर करते हैं, दोनों यूज करते हैं गिनी स्पेस सेंटर। और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, इंडिया के इसरो के साथ मिलकर भी काफी काम करती है। जैसे इसरो एक गगनयान मिशन करेगा अपना, हमारा पहला मिशन होगा ये स्पेस में। आज तक कोई भी भारतीय अंतरिक्ष में नहीं गया है, राइट। भारतीय से मतलब है इसरो के किसी मिशन में। कल्पना चावला गई थी, लेकिन वो अमेरिका की नासा की एस्ट्रोनॉट बन के गई थी। तो गगनयान मिशन, गगनयान 1 हमारा पहला मिशन होगा स्पेस में। और इसके लिए फ्रेंच स्पेस एजेंसी हमारा सपोर्ट कर रही है, हमें हेल्प कर रही है, राइट। रशिया की स्पेस एजेंसी जो है रोस्कोस्मोस, वो भी हमारी हेल्प इसमें कर रही है। एक और मिशन है मेगाट्रॉपिक। मेगाट्रॉपिक मिशन, ये भी भारत और फ्रांस की स्पेस एजेंसी इसरो और सीएनईएस मिलकर कर रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं सुपार्को। सीधा एमसीक्यू आएगा डायरेक्ट, सुपार्को कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी है। सुपार्को की फुल फॉर्म है द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। इसकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी है। यह पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कराची में है। कराची आप जानते हैं सिंध की कैपिटल है। पाकिस्तान में जो सिंध प्रोविंस है उसकी कैपिटल है कराची। 1961 में बनी थी और यह अपना लॉन्च कहां से करती है, सोनमियानी। सोनमियानी वो जगह है जहां से पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है वो अपना रॉकेट या जो भी लॉन्च करती है सोनमियानी बलोचिस्तान से करती है। पाकिस्तान की सबसे पहली सैटेलाइट थी बद्र-1। बद्र-1 को सुपार्को ने बनाया था, लॉन्च किया था। और इसे शिचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से लॉन्च किया गया था 1990 में। यानी भारत की जो फर्स्ट स्पेस में गई थी सैटेलाइट वो आर्यभट्ट थी। आर्यभट्ट 1975 में गई थी। तो हमारे 15 साल के बाद पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी बद्र-1, ठीक है। हमने भी खुद लॉन्च नहीं की थी, आर्यभट्ट को बनाया हमने था, लेकिन लॉन्च हमने रशिया से करवाई थी। क्योंकि लॉन्च करने की कैपेसिटी बहुत बाद में डेवलप होती है, लॉन्च करना बहुत बड़ी बात होती है। तो पाकिस्तान ने भी अपनी पहली सैटेलाइट जो है बद्र-1, इसको लॉन्च चाइना से करवाया था, शिचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। अब बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, लगभग 22 कंट्री हैं मिलकर जो शेयर करते हैं इसे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये 1975 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये जो गिनी स्पेस सेंटर है, कुरू फ्रेंच गाइनिया साउथ अमेरिका, ये भी उसी को यूज करती है। ये इनका मेन स्पेस पोर्ट है, यानी जो इनके लॉन्च होते हैं वो यहीं से होते हैं। और इनका जो मेन रॉकेट है, जो लॉन्च व्हीकल है, वो है एरियन 5। एरियन 5 इनफैक्ट आपको याद हो 2020 साल में जीसैट जो 30 है हमने लॉन्च की थी। ये फर्स्ट नंबर 1 सैटेलाइट थी 2020 की जीसैट 30। ये हमने एरियन 5 से ही लॉन्च करवाई थी और हमने फ्रेंच गिनी से ही लॉन्च की थी, ठीक है। जीसैट 30 2020 का पहला मिशन था इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो एरियन 5 यूज हुआ था रॉकेट। एरियन 5 रॉकेट यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और जिस जगह से लॉन्च होता है वो है कुरू फ्रेंच गाइनिया, जो साउथ अमेरिका में है। और एक बात और याद रखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर एक और
रॉकेट बना रही है जिसको बोलेंगे ओरियन। ओरियन बहुत पावरफुल स्पेसक्राफ्ट होगा और ये उन जगह पे जा पाएगा जहां अभी तक मानव नहीं पहुंचा है। तो इसको नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलके बना रहे हैं अंतरिक्ष यान को, स्पेसक्राफ्ट को। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम ये ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी है और इसका नाम है यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, यूके स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर स्विंडॉन में है, तो आपको बस इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। काफी नई है ये, आप देख सकते हैं ये 1 अप्रैल 2010 को बनी थी। उसके बाद बात करते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना की स्पेस एजेंसी। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हेडक्वार्टर याद रखिए। हेडक्वार्टर राजधानी बीजिंग में है, हेदियान डिस्ट्रिक्ट, बीजिंग, चाइना। और ये बनी थी 1993 अप्रैल 22। उससे पहले भी इनफॉर्मल बहुत सारे मिशन इन्होंने किए थे, लेकिन जो CNSA जो फॉर्म हुई थी वो 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। तो इनके कौन कौन से जगह हैं, कौन कौन से लॉन्च सेंटर हैं? जियो क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जियो क्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, यहां से लॉन्च करते हैं। फिर ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर और जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इनके फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेडो नेविगेशन सिस्टम। जैसे अमेरिका जीपीएस यूज करता है, अमेरिका का सिस्टम है जीपीएस, इसी तरह इंडिया का सिस्टम है नाविक, जिसे IRNSS बोलते हैं, तो चाइना का है बेडो। फिर इनका मार्स मिशन है, मंगल ग्रह का जो मिशन है उसका नाम है तियानवेन-1। और इनके जो मून के मिशन है वो चलते रहते हैं चैंग ई के नाम से। तो चैंग ई 1, 2, 3, 4, अब 5 होने वाला है, तो चैंग ई इनका बेसिकली लूनर मिशन है। बाकी और बहुत सारी सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं ये चाइना की जो स्पेस एजेंसी है। जैसे एप स्टार, इनकी सैटेलाइट सीरीज है पूरी, एप स्टार जो सीरीज है। फिर जी युआन इनके सैटेलाइट हैं। फिर गाओ फैन इनके सैटेलाइट हैं जो अक्सर छोड़े जाते हैं। याओगेन जो है सीरीज है पूरी, 1, 2, 3, 4, 5 आगे पूरी सीरीज है इनकी। तो ये आप कुछ नाम याद रख सकते हैं चाहे तो, जैसे याओगेन सीरीज है, एप स्टार है, जीवान है और गाओफेन है। इसके अलावा इनका रॉकेट है लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च की पूरी सीरीज चलती है, जैसे लॉन्ग मार्च 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ABCD वगैरह। तो इन बस याद रख लीजिए इनके रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च। अब हम बात करते हैं CSIRO। CSIRO जो है ये ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म है द कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कैनबरा में हेडक्वार्टर है और ये 1916 में बनी थी। उसके बाद इजराइल की स्पेस एजेंसी, ये एक व्यक्ति ने शुरू करी थी 1983 में। इस व्यक्ति का नाम था युवाल नीमैन और इसका हेडक्वार्टर तेल अवीव शहर में है, तेल अवीव, इजराइल। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले जो सबसे मेन, क्योंकि हम 3 स्पेस एजेंसीज को डिटेल में पढ़ेंगे, एक तो है नासा, दूसरी है इसरो और तीसरी है रोसकॉस्मोस। रोसकॉस्मोस और उससे पहले सोवियत, क्योंकि रशिया जब बना था, जब USSR कोलैप्स हो गया था, तो उससे पहले की भी हम पूरी स्टोरी देखेंगे। तो इनको तो काफी डिटेल में पढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसको देखिए यहां पे, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है, यानी हमारी जो धरती की ऑर्बिट होती है, ठीक है। देखो धरती की ऑर्बिट क्या है, मान लो ये धरती है, ये हमारा प्लेनेट है, धरती है, ये अर्थ है। इसके चारों तरफ आप ऑर्बिट में एक बार सैटेलाइट को डाल दो, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सैटेलाइट अपने आप घूमती रहेगी चारों तरफ धरती के, हमेशा अनंत काल तक। तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट में प्लेस करना, ठीक है। तो ये जो है ये हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं। ये लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया हुआ है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब ये है धरती की ऑर्बिट, लेकिन बहुत दूर नहीं, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हमेशा कोई ना कोई रहता है। 5 कंट्रीज ने मिलकर शुरू करा था ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये हमेशा धरती के चक्कर लगाता रहता है, रिसर्च स्टेशन का काम करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये 5 स्पेस एजेंसी कौन सी हैं जिन्होंने मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शुरू किया था। तो ये हैं नासा, रोसकॉस्मोस रशिया की, जाक्सा जापान की, राइट, फिर यूरोप की ESA और CSA कनाडा की। तो इसरो नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं, ये नासा, रशिया की रोसकॉस्मोस, जाक्सा, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलकर जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जाक्सा के बारे में भी आप एक लाइन जान लीजिए कि जाक्सा जो है, जाक्सा जापान की जो स्पेस एजेंसी है 2003 में बनी थी, ठीक है। जाक्सा जो है 2003 में बनी थी और 1 अक्टूबर 2003 को बनी थी, और कई अच्छे मिशन जाक्सा ने किए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जाक्सा का हेडक्वार्टर कहां है? टोक्यो में है, राजधानी टोक्यो में है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्या क्या होता है?
यहाँ पे रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च किया जाता है, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह बहुत सारे फील्ड में। तो यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रहते हैं और सामान और जो एस्ट्रोनॉट हैं वो यहाँ पे लगातार भेजे जाते हैं रूटीनली। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं जो स्पेस एजेंसीज आपको डिटेल में पढ़नी है। तो सबसे पहले है नासा। देखो, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस रिसर्च करती है। नासा बना कब था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1958, 1 अक्टूबर 1958 को नासा ऑपरेशनल हो गया था, यानी चालू हो गया था। इसका हेडक्वार्टर राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। तो नासा के सबसे बड़े अचीवमेंट कौन से हैं? तो सबसे पहले अपोलो 11, जो पहला व्यक्ति चांद पे गया था। एक्चुअली गए 3 थे, पहला कदम रखा था इस व्यक्ति ने। इसका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो बीच में खड़े हैं ये कौन है? पहचान सकते हो? ये हैं एडविन एल्ड्रिन, एडविन एल्ड्रिन। और ये हैं कॉलिंस, माइकल कॉलिंस। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति चांद पर जिन्होंने कदम रखा वो नासा का मिशन था। इसका नाम था अपोलो 11। और इन्होंने चांद पे कदम कब रखा था? इन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पे कदम रखा था। यानी अमेरिका ने रशिया को पीछे कर दिया था, कम से कम मून पे, राइट। ज्यादातर चीजों में रशिया नंबर 1 था, लेकिन चांद की जब बात करें, मून की बात करें, तो नासा नंबर 1 रहा। सबसे पहले चांद पे कदम अमेरिका के व्यक्ति ने रखा, झंडा भी लगा के आए थे ये वहां पे अमेरिका का, और ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस मिशन का नाम क्या था? अपोलो 11। फिर नासा के आपको और बहुत सारे मैं अच्छे अच्छे मिशन बताता हूं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। वाइकिंग 1, बेसिकली नासा ने पहला स्पेसक्राफ्ट मार्स पे, मंगल ग्रह पे लैंड किया था, राइट। और मार्स को हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। तो ये 20 जुलाई 1976 को किया था। और ये आप फोटो देख सकते हैं, ये वाइकिंग 1 ने फोटो दिखाई थी पहली बार मंगल ग्रह की, राइट। और ये 6 साल तक वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पे रहा था। उसके बाद पाथफाइंडर मिशन, ये भी मंगल ग्रह का है। पाथफाइंडर मिशन का नाम था, इसमें इन्होंने एक रोवर भेजा। रोवर चक्कर लगाता रहता है प्लेनेट के, रोवर। तो इसका नाम था सोजर्नर। और ये आप देख सकते हैं, सोजर्नर ने फोटो खींची है। ये 1997 की बात है। ये मार्स के ऊपर जुलाई 4, 1997 को पहुंचा था। और रेड प्लेनेट के इसने बहुत सारे डिटेल्स हमें दिए थे। तो इस मिशन का नाम था पाथफाइंडर और रोवर का नाम था सोजर्नर। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि कल्पना चावला की जो डेथ हुई थी वो कौन से मिशन में हुई थी? तो वो था स्पेस शटल कोलंबिया। स्पेस शटल कोलंबिया जो था 1 फरवरी 2003 को, जब वो धरती में वापस प्रवेश कर रहा था। देखिए, होता यह है कि ये धरती है। अब आप यहां से बाहर निकल गए एक बार, फिर आप अंतरिक्ष में चक्कर लगाएंगे, फिर जब आप धरती में वापस आएंगे तो वो डेंजरस होता है, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है और धरती में एटमॉस्फेयर होता है। तो एटमॉस्फेयर होता है मतलब हवा का प्रेशर होता है, जिस वजह से टेंशन क्रिएट होती है, यानी कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है, राइट। क्योंकि हवा है, वाटर वेपर है, गैसेज हैं, तो इस फ्रिक्शन से आग लग जाती है। तो जब भी कोई अंतरिक्ष यान बाहर जाता है तो उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन जब वो धरती में वापस लौट के आता है तो वो सबसे क्रिटिकल होता है, क्योंकि उसमें एकदम से आग लग जाती है। इसीलिए हीट शील्ड होती है जो प्रिवेंट करती है। तो स्पेस शटल कोलंबिया में यही हुआ। ये मिशन सक्सेसफुल था, कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंच गई थी। लेकिन जब ये लोग वापस आ रहे थे तो स्पेस शटल कोलंबिया में आग लग गई और फिर 7 जो क्रू मेंबर हैं उनकी डेथ इसमें हो गई। कोलंबिया डिजास्टर, तो ये आपको याद रखना है। कल्पना चावला जो है ये अमेरिका की सिटीजन बन गई थी बाद में। पहले इंडिया में इनका करनाल, हरियाणा में जन्म हुआ था। और ये एकमात्र इंडियन ओरिजिन पर्सन है, ये पहली इंडियन ओरिजिन पर्सन है। बाद में इंडियन ओरिजिन पर्सन और भी गए थे, सुनीता विलियम्स और भी थे। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि ये पहली इंडियन ओरिजिन पर्सन है जो स्पेस में गई थी। उसके बाद नासा का एक 2003 में भी मंगल ग्रह पे मिशन था, जिसमें उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी नाम का रोवर मार्स पे भेजा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट, तो 2 भेजे इन्होंने। स्पिरिट जो है उसने 6 साल तक काम किया और अपॉर्चुनिटी जो है उसने 15 साल तक काम किया, 2019 तक, ठीक है। तो मार्स में एक तो अपॉर्चुनिटी रोवर और एक जो है स्पिरिट रोवर, ये 2003 में भेजे थे और ये मिशन लॉन्च हुआ था। स्पिरिट जो है वो 2004 में लैंड हुआ था और अपॉर्चुनिटी जो है वो तुरंत लैंड हो गया था। तो अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट ने अच्छी सेवाएं दी मंगल ग्रह को लेकर। उसके बाद कसीनी मिशन, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, खासतौर पे रेलवेज के एग्जाम में, एसएससी में बहुत पूछते हैं। कसीनी मिशन जो था नासा का वो था शनि ग्रह के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये रियल फोटो है कसीनी की,
ये कसीनी है। और शनि जो ग्रह है, सैटर्न जिसे बोलते हैं या शनि ग्रह बोलते हैं, तो उसके बहुत अच्छे अच्छे फोटोज इसने लिए। ये 1997 में गया था और 2017 में मिशन एंड हुआ। लगभग 20 साल इसने रिसर्च किया शनि ग्रह पे। फिर जूनो, जूनो बहुत आता है एग्जाम में। जुपिटर, बृहस्पति ग्रह जिसे बोलते हैं, उसके लिए मिशन किया गया था जूनो। और जूनो जो मिशन था, इसका काम यह था कि जुपिटर के बारे में सारी जानकारी ले, जुपिटर किस चीज का बना है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, राइट। और नासा ने इससे पहले एक मिशन और करा था, वो था गैलीलियो। ये भी जुपिटर के लिए था। तो गैलीलियो तो बल्कि न्यूक्लियर पावर्ड था, न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड था गैलीलियो। तो गैलीलियो और जूनो, ये दो मिशन जो हैं, ये जुपिटर के लिए थे, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट माना जाता है। उसके बाद नासा का एक मिशन न्यू होराइजन्स, ये भी बहुत पूछते हैं, ये प्लूटो के लिए। प्लूटो को लेके हमेशा विवाद रहता है। कभी प्लूटो को बोलते हैं कि वो ग्रह है, प्लेनेट है, कई बार बोलते हैं कि नहीं है। और कुइपर बेल्ट, कुइपर बेल्ट में जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, कुइपर बेल्ट जो होता है, जो ट्रांस नेपच्यूनियन जोन होता है, नेपच्यून के भी परे, ठीक है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, तो नेपच्यून के भी परे जो भी है, बहुत सारे ऐसा माना जाता है एस्टेरॉइड्स हैं वहां पे, बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट जिन्हें कहा जाता है, बोने ग्रह हैं, उनको स्टडी करने के लिए, मेनली प्लूटो को स्टडी करने के लिए न्यू होराइजन मिशन जो है नासा ने किया था। फिर 2001 में मंगल ग्रह पे नासा ने अपना एक अंतरिक्ष यान भेजा जिसका नाम था ओडिसी। ये बेसिकली रोबोट था एक, ओडिसी, और ये अब जो है 20 साल से ज्यादा से चक्कर लगा रहा है। और इसका नाम ओडिसी क्यों रखा था? क्योंकि एक किताब थी जिसका नाम था अ स्पेस ओडिसी। ये स्पेस ओडिसी किताब लिखी थी आर्थर क्लार्क ने, और इस पे इसी नाम से एक फिल्म बनी थी 1968 में, जिसको स्टैनले क्यूब्रिक ने बनाया था। सुपरहिट फिल्म थी अ स्पेस ओडिसी। तो इसलिए मार्स में जो स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम ओडिसी रखा गया था। तो ये भी मार्स का मिशन था। तो आप देख सकते हैं मार्स को लेके नासा ने कितने सारे मिशन करे हैं। मतलब पाथफाइंडर मिशन हो गया, फिर ओडिसी हो गया, फिर अपॉर्चुनिटी रोवर हो गया, राइट, स्पिरिट रोवर हो गया। तो ये सब ध्यान रखने हैं। फिर बिल्कुल लेटेस्ट जो है एक 2011 में लॉन्च किया था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी मार्स रोवर। मंगल ग्रह पे एक और रोवर भेजा जिसका नाम था क्यूरियोसिटी। ये वहां पे जो गेल क्रेटर है उसको स्टडी करने के लिए भेजा था मंगल ग्रह पे। ये मिशन लॉन्च हुआ था 26 नवंबर 2011। और बिल्कुल लेटेस्ट परसेवरेंस 2020 में। परसेवरेंस जो है ये भी एक रोवर है जो भेजा गया, और परसेवरेंस के साथ एक छोटा सा मिनी हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया था मार्स के लिए जिसका नाम था इनजेन्युइटी। तो ये किया था नासा ने 2020 में। फिर नासा का एक मिशन है डॉन। डॉन मिशन का काम क्या था? डॉन का काम यह था कि धरती के पास जो एस्टेरॉयड हैं, एस्टेरॉयड मतलब होते हैं बहुत बड़े पत्थर या बहुत ही छोटे ग्रह, उन्हें ग्रह नहीं बोल सकते क्योंकि इतने छोटे हैं, तो हम उन्हें एस्टेरॉयड बोल देते हैं। ये गैस, पत्थर, मिट्टी, इन सब चीजों के बने होते हैं, धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पे है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है उसे एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। वहां पे बहुत सारे एस्टेरॉयड मिलते हैं। तो दो एस्टेरॉयड, डॉन स्पेसक्राफ्ट जो है दो एस्टेरॉयड के लिए था, एक तो वेस्टा और एक सरेस। वेस्टा और सरेस दो जगह पे ये गया था। फिर आर्टेमिस मिशन है। नासा वैसे तो आप जानते हैं सबसे पहली बार चांद पे गया था, लेकिन चांद पे आज तक एक भी महिला नहीं गई है दुनिया की। तो नासा पहली बार एक महिला को और पहली बार एक ब्लैक पर्सन को भेजेगा, यानी अश्वेत व्यक्ति को, जिसको बोलते हैं पर्सन ऑफ कलर, चांद पे भेजेगा इस मिशन में। आर्टेमिस मिशन 2024 के आसपास नासा कर सकता है। फिर है इनसाइट मिशन। इनसाइट मिशन जो है ये भी मंगल ग्रह के लिए था, पूरा मिशन था बकायदा। इसमें इनसाइट मिशन में एटलस V401 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था, 2018 में लॉन्च किया गया था इनसाइट मिशन। यह भी रोबोट था जिसको मंगल ग्रह पे लैंड करवाया गया था। फिर नासा का मिशन है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स जो मिशन है, इसमें नासा ने क्या किया, धरती के पास एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है बेन्नू। तो नासा ने बेन्नू के ऊपर अपना अंतरिक्ष यान भेजा और बेन्नू से सैंपल कलेक्ट करे। वहां पे जो पत्थर, मिट्टी वगैरह थी उसको इकट्ठा कर लिया और वो धरती पे वापस आएगा 2013 में। ये मिशन 2016 में लॉन्च हुआ था, बेन्नू पे पहुंच गया 2018 में, ठीक है, यानी पहुंचने में उसे लगभग 3 साल लगे, और धरती पे अब आएगा 2023 में, और सैंपल लेके आएगा बेन्नू के। तो उनको हम स्टडी करेंगे, उन पत्थरों को स्टडी करेंगे और उससे हमें काफी कुछ पता चलेगा। ये है ओसिरिस रेक्स मिशन। उसके बाद है जूस मिशन। ये अभी हुआ नहीं है, 2022 में करने का सोच रही है नासा। इसमें जो जुपिटर है, अगेन जुपिटर के लिए मैंने आपको 2 मिशन बताए हैं, एक तो जूनो और दूसरा गैलीलियो। और गैलीलियो का नाम गैलीलियो गैलीली के नाम पे रखा था, जो एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। तो जूस मिशन भी जुपिटर के लिए है। इसकी फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। ये जुपिटर और उसके जो आईसी मून है
उनको स्टडी करेगा बहुत डेप्थ में 2022 में। फिर नासा और इसरो मिलकर एक मिशन करेंगे जिसका नाम है निसार मिशन, यानी नासा इसरो सार मिशन। ये बेसिकली इंडिया से लॉन्च होगा। ये सैटेलाइट है निसार, और ये बेसिकली हमारा जो एनवायरनमेंट वगैरह है, हैजार्ड्स, जो एनवायरमेंटल हैजार्ड वगैरह, उनको स्टडी करेगा। फिर नासा का एक मिशन है स्फीयर एक्स मिशन। स्फीयर एक्स मिशन क्या है? स्फीयर एक्स मिशन 2023 में लॉन्च करेगी नासा। इसमें वो एस्ट्रोनॉमर जो हैं उनकी हेल्प करना चाहती है नासा, ये जानने के लिए कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं उनको सुलझाने के लिए स्फीयर एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद है मैगेलन स्पेसक्राफ्ट। ये पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैगेलन स्पेसक्राफ्ट जो किया था वीनस के लिए किया था, शुक्र ग्रह के लिए किया था। तो शुक्र ग्रह के लिए था मैगेलन स्पेसक्राफ्ट। इसका काम यह था कि वो वीनस पे जाए, वहां के सरफेस पे उसका मैपिंग करे, उसकी फोटो खींचे। कार्टोग्राफिक जो एंडेवर था वो था मैगेलन स्पेसक्राफ्ट वीनस के लिए। उसके बाद पार्कर सोलर प्रोब, सूरज को स्टडी करने के लिए भी नासा ने मिशन किया था 2018 में। जो आउटर कोरोना है, सन का जो आउटर लेयर होता है जिसे हम कोरोना बोलते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए पार्कर मिशन। और पार्कर मिशन का नाम नासा ने रखा था डॉक्टर यूजिन पार्कर के नाम पे। डॉक्टर यूजिन पार्कर के नाम पे उनको सम्मानित करने के लिए इसको पार्कर मिशन कहा गया। अब हम बात करते हैं यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्या है? यूरोपा जो है वो सबसे छोटा मून है जुपिटर का। जुपिटर का सबसे छोटा मून है उसे यूरोपा बोलते हैं, और सबसे बड़ा मून है उसे गैनीमेड बोलते हैं। तो सबसे छोटे मून यूरोपा जुपिटर का जो है उसे स्टडी करेगा नासा अपने क्लिपर मिशन में। यह 2024 के आसपास उनका मन है करने का। फिर ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई में जो शनि ग्रह है सैटर्न, उसका सबसे बड़ा मून है जिसे टाइटन बोलते हैं। वैसे भी सैटर्न जो प्लेनेट है सबसे ज्यादा मून है इसके पास, तो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन, उसको स्टडी करेगा नासा ड्रैगन फ्लाई मिशन में। अब हम बात करते हैं नासा के। हमने सारे मिशन पढ़ लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने पढ़ लिए। तो नासा अपनी लॉन्च कहां से करता है चीजें? लॉन्च साइट यानी स्पेस पोर्ट। तो सबसे पहले है केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा। सबसे ज्यादा यहीं से होते हैं। और फ्लोरिडा से क्यों होते हैं? ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, बीच में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप देखें इस एरिया को, ये जो नीचे है बिल्कुल अलग है। ये आबादी जो है यहां रहती है इन सबसे बिल्कुल अलग है। तो अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आबादी पे फर्क नहीं पड़े, इसलिए यहां पे बनाया हुआ है। इसको बोलते हैं फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा राज्य बोलते हैं इसे। जो पूर्वी तट पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, इसे बोलते हैं केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा। यहीं पे कैनेडी स्पेस सेंटर भी है, वो भी फ्लोरिडा में है। फिर है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स स्टेशन, कैलिफोर्निया। अब आप आ जाइए वेस्ट कोस्ट पे। ये अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है। तो वेस्ट कोस्ट पे यहां पे कहीं कैलिफोर्निया है। तो अगेन ये बिल्कुल तट पे है, समुद्र के पास है एकदम कैलिफोर्निया। तो यहां पे है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस। फिर है बाइकानूर कॉस्मोड्रोम जो सदर्न कजाकिस्तान में है। देखिए बाइकानूर कॉस्मोड्रोम ये कजाकिस्तान में है, रशिया को किराए पे दिया हुआ है। इसको रशिया भी यूज करता है, कई बार नासा भी यूज करता है इसे, और दूसरे स्पेस एजेंसीज जो हैं वो भी यूज करते हैं। तो बाइकानूर कॉस्मोड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान में है, और इसका इस्तेमाल लॉन्चिंग के लिए मेनली रशिया करता है, लेकिन परमिशन से दूसरे कंट्रीज भी करते हैं। फिर नासा की अब देखते हैं सबसे फेमस टेलीस्कोप कौन से हैं। टेलीस्कोप जो हमें तस्वीरें देते हैं ब्रह्मांड की, जो दूरबीन होती हैं बहुत दूर की हमें फोटो दिखा सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये पुराना है, 1990 24 अप्रैल को लॉन्च किया था हबल स्पेस टेलीस्कोप। फिर है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। इसने अपनी 16 साल सेवाएं दी, फिर ये बंद कर दिया नासा ने। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप 2003 में लॉन्च हुआ था और 2020 के आसपास नासा ने इसको बंद कर दिया था। फिर है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी? चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जो है ये एक्सरे का पता लगाती है। अगर किसी भी प्लैनेट से, कहीं भी ब्रह्मांड से, किसी भी गैलेक्सी से एक्सरे आ रही है तो ये उसका पता लगाती है। तो ये 1999 में लॉन्च की गई थी। फिर है फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप जो 2008 में लॉन्च किया गया था। और नासा के दो नए टेलीस्कोप हैं जो लॉन्च किए जाएंगे, एक 2021 के अंत में और एक 2025 में। तो 2025 में जो लॉन्च होगा वो है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नया टेलीस्कोप है एकदम, अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ है अंतरिक्ष में। इसका नाम पहले डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप रखा था, डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप रखा था। अब इसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप रख दिया है, नैन्सी ग्रेस रोमन को सम्मानित करने के लिए। और अगला जो है 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च होगा, इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये दो नए एकदम ब्रांड न्यू नासा के टेलीस्कोप हैं। एक बात आपको और बता दूं, मैंने आपको बताया था नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। तो नासा के हेडक्वार्टर का नाम मैरी जैक्सन के नाम पे रखा गया है।
मैरी जैक्सन के नाम पे। तो नासा यहां पे हम खत्म करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। अब बात करते हैं रोसकॉस्मोस की। देखो, जब मैं रोसकॉस्मोस बोल रहा हूं तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, लेकिन मैं यहां पे सोवियत की बात भी करूंगा। ठीक है, रशिया और जो दूसरे कंट्रीज का समूह था जिसे सोवियत बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे, तो यूएसएसआर ने बहुत सारे मिशन किए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोसकॉस्मोस आज की तारीख में रशिया की स्पेस एजेंसी है। ये 1992 में बनी थी, ऑब्वियसली, क्योंकि 1991 में आप जानते हैं कि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, तो उसके बाद बनी थी रोसकॉस्मोस 25 फरवरी को। रशिया के सारे स्पेस प्रोग्राम यही करती है। इसका हेडक्वार्टर राजधानी मॉस्को में है। और ये अपने लॉन्च कहां से करते हैं? ये बाइकनूर कॉस्मोड्रोम से करते हैं, कजाकिस्तान में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। साथ ही साथ ये वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम भी यूज करते हैं। और वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम जो है ये रशिया के एकदम फार ईस्ट में है, रशिया में ही है ये कजाकिस्तान में नहीं है। वोस्तोचनी ये अभी पूरा बनके तैयार नहीं हुआ है। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं यूएसएसआर के नाम? सबसे पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम था वैलेंटीना तेरेश्कोवा, और ये अकेली गई थी। इनकी हिम्मत देखिए, एकदम अकेली। और आपको बता दूं, आज तक के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, एक ही बार हुआ है जब एक महिला अकेली अंतरिक्ष में गई, और वो थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ठीक है, 16 जून 1963 को। किस में बैठ के गई थी ये? वोस्तोक 6। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये बहुत एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वोस्तोक 6 में बैठ के गई थी। तो ये वोस्तोक 6 है जिनके साथ ये फोटो खिंचवा रही हैं। अभी जो रशिया की जो पार्लियामेंट है, जिसको हम फेडरल असेंबली बोलते हैं, जैसे भारत में होता है ना लोकसभा और राज्यसभा, तो रशिया में जो लोकसभा के बराबर होता है हम उसे डूमा बोलते हैं। रशिया की जो निचला सदन है उसे डूमा कहा जाता है। तो उसमें ये पॉलिटिशियन है, इलेक्टेड है ये। तो उस वक्त ये ऐसी दिखती थी, आज ये ऐसी दिखती हैं। आज तो खैर नेता हैं ये, लेकिन ये अंतरिक्ष में गई थी, पहली महिला थी और पूरी ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गई थी। पहला जो पुरुष अंतरिक्ष में गया था वो भी रशिया का था। इनका नाम था यूरी गागरिन, और ये वोस्तोक 1 में बैठ के गए थे। ठीक है, वोस्तोक 1 में 12 अप्रैल 1961 को गए थे। और 12 अप्रैल को इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान के दिन के रूप में मनाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे 12 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है। यूरी गागरिन वोस्तोक 1 में बैठ के गए थे। फिर सबसे पहली जो सैटेलाइट भेजी थी पूरी दुनिया में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब नॉर्मल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? नेचुरल सैटेलाइट कुछ नहीं होती, मून को हम नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक है। चांद, हर एक के अपने मून होते हैं। धरती के पास एक ही मून है, लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके पास बहुत सारे मून होते हैं। जैसे जुपिटर, सैटर्न वगैरह के पास बहुत सारे मून है, तो उनको नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। जब हम वर्ड यूज करते हैं सैटेलाइट, तो मतलब ऑटोमेटिक है कि हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो पहली सैटेलाइट दुनिया के इतिहास में अगेन यूएसएसआर ने भेजी थी, सोवियत ने। इसका नाम था स्पटनिक। तो स्पटनिक 1 लॉन्च कब हुई थी? ये 4 अक्टूबर 1957 को हुई थी। तो ये भी कीर्तिमान सोवियत के नाम, रशिया के नाम। फिर सबसे पहला जो जंतु था, जो एनिमल था, जो अंतरिक्ष में गया था, वो एक कुत्ता था जिसका नाम था लाइका। आप यहां पे देख सकते हैं, ये दुर्लभ चित्र है जो मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। ये लाइका, ये कुत्ता है लाइका। लेकिन हुआ क्या, ये कुत्ता मर गया, क्योंकि जो ये स्पेसक्राफ्ट भेजा था ये वापस नहीं आया। इसका इस तरह से डिजाइन नहीं था कि ये वापस आए। तो ये जो है स्पुतनिक 2 में बैठ के गया था। पहली बार एक जानवर को, लाइका को, एक डॉग था ये, अगेन सोवियत ने भेजा था, रशिया ने भेजा था। फिर रशिया ने बहुत सारे और जानवर भेजे, लेकिन पहली बार एक उन्होंने जानवर ऐसा भेजा जो वापस भी लौट के आया, और ये 2 थे। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये दुर्लभ चित्र, इसमें आपको 2 डॉग दिखाई दे रहे होंगे यहां पे। ये बेसिकली फीमेल डॉग है, इनका नाम है बेल्का और स्ट्रेल्का। तो बेल्का और स्ट्रेल्का को 19 अगस्त 1960 को भेजा गया, और ये वापस जिंदा आ गए थे। ये भी सोवियत ने किया था। उसके बाद लूना 2 पहला एक ह्यूमन आर्टिफैक्ट था जो चांद पे पहुंचा। देखो, मैंने आपको बताया कि चांद पे सबसे पहली बार एक व्यक्ति कौन गया था? व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग गए थे, राइट, जो अपोलो 11 में बैठ के गए थे। लेकिन अगर पूछे चांद पे सबसे पहली बार कौन गया था, मतलब व्यक्ति नहीं, कोई भी चीज, तो वो रशिया ने भेजी थी, और वो थी लूना 2। तो लूना 2 गया था 1959 में, ये चांद पे पहुंचा था। तो ये पहला मानव निर्मित कोई चीज है, ह्यूमन आर्टिफैक्ट है जो चांद पे पहुंचा था, लूना 2। फिर पहला स्पेस वॉक किसने किया? स्पेस वॉक को हम ईएसए बोलते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी। जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में आपका जो भी
यान है, स्पेस क्राफ्ट है, जब आप उससे बाहर निकलते हैं, अंतरिक्ष में तैरते हैं, तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। यानी अंतरिक्ष में आप चहलकदमी कर रहे हैं, एक तरह से तैर रहे हैं वहां पे। तो पहला स्पेस वॉक किया था अगेन रशिया के व्यक्ति थे अलेक्सी लियोनोव। इन्होंने 18 मार्च 1965 को वोस्कहोर्ड 2 मिशन में ये पहली बार अपने अंतरिक्ष यान से बाहर गए और अंतरिक्ष में तैरे, तो ये भी सोवियत ने किया। सबसे पहला स्पेस वॉक पुरुषों में किया अलेक्सी लियोनोव ने। और सबसे पहला स्पेस वॉक महिलाओं में किया, वो भी रशिया की थी, इनका नाम था स्वेतलाना सवित्स्काया। इन्होंने सोयूज T1 में बैठ के गई थी 1982 में, और ये दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, इनसे पहले वैलेंटिना तेरेश्कोवा थी, दूसरी ये थी, और फिर 1984 में इन्होंने सोयूज T12 मिशन में स्पेस वॉक किया था। ठीक है, स्पेस वॉक किया था, और ये पहली महिला है जो 2 बार स्पेस में गई थी। पहली बार गई थी सोयूज T7 में 1982 में, और दूसरी बार गई थी 1984 में सोयूज T12 में, और ये पहली महिला है जिन्होंने स्पेस वॉक किया था। ठीक है, फिर पहला स्पेस रोवर जो था वो भी रशिया का था, जिसका नाम था लूनोखोर्ड 1। पहला स्पेस रोवर मानव के इतिहास में लूनोखोर्ड 1, ये भी सोवियत का था। पहली बार चंद्रमा से मिट्टी लेके वापस कौन आया, ये भी सोवियत ने किया, लूना 16 मिशन था ये। ठीक है, चांद से मिट्टी लेके धरती पे वापस आया लूना 16। और सबसे पहला स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बहुत पहले ये रशिया ने बनाया था, सोवियत ने, इसका नाम था सल्यूट 1। तो आप देख सकते हैं कितने सारी चीजें रशिया और सोवियत ने कर रखी हैं जो नासा ने नहीं की। आज मैं कहूंगा नासा बहुत बड़े बड़े मिशन कर रहा है, लेकिन एक समय था जब यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी बहुत आगे थी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अपनी इसरो की बात करते हैं। इसरो के अगेन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसरो को, तो इतना डिटेल में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। देखो, इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप एग्जाम में छोड़ के जाएं। ठीक है, तो इसरो कब बना था? 15 अगस्त 1969 को बना था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फिर इसरो अपने लॉन्च कहां से करता है? ये अपने लॉन्च जो है वो 2 जगह से करता है। एक तो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में है, तो वो है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो जगह है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दूसरा है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसको TERLS बोलते हैं, तिरुवनंतपुरम केरला में। लेकिन एक फर्क है, फर्क यह है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, राइट, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और रॉकेट भी लॉन्च किए जाते हैं, साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है TERLS, यहां से सिर्फ साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, सिर्फ साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। फिर एक नया बन रहा है रॉकेट लॉन्च पैड, यहां से भी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। कुलाशेखरापट्टिनम अभी बनके तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में 2 से 3 साल बाद यहां से भी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। तो यह है कुलाशेखरापट्टिनम, और यह तमिलनाडु में है। अब इसरो की शुरुआत कैसे हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कहानी। जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री, और एक साइंटिस्ट थे, इनकी ये फोटो देखिए, इसमें ये जवाहरलाल नेहरू हैं, और ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम है विक्रम साराभाई। गुजरात से थे ये विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई जो हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि भारत को भी स्पेस में कुछ ना कुछ करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत इनकी बात मान ली और एक संगठन बनाया जिसका नाम था इंकोस्पार। यानी अभी तक इसरो नहीं बना है, सबसे पहले क्या बना था? इंकोस्पार, और इंकोस्पार ही बाद में कन्वर्ट होकर इसरो बना। ठीक है, तो इंकोस्पार की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो विक्रम साराभाई ने जब ये कहा, जवाहरलाल नेहरू तुरंत मान गए, और इन्होंने एक संगठन बनाया इंकोस्पार, और इंकोस्पार को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर डाल दिया 1962 में। ठीक है, 1962 में बना इंकोस्पार। उसके बाद इंकोस्पार बढ़ा, रिसर्च वगैरह हम करने लगे, और ये इसरो बन गया फाइनली फिर 1969 में। और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अधीन था इसरो पहले। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में 1972 में भारत की सरकार ने स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, दोनों चीजें बनाई। ठीक है, अंतरिक्ष आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, और फिर इसरो को फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन ले आया गया। समझ में आई इसरो की कहानी? पहले इंकोस्पार बना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर, इस इंकोस्पार बाद में इसरो में कन्वर्ट हो गया 1969 में, 7 साल के बाद, और फिर इसरो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से हटके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन आ गया। ये इसरो की कहानी है।
अब इसरो में मैं आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चंस कवर करा दूंगा जो भी पिछले मैंने 7-8 साल में देखे हैं स्टैटिक। तो सबसे पहली सैटेलाइट जो इसरो ने छोड़ी थी वो थी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बनाई हमने थी लेकिन लॉन्च हमने नहीं करी थी। हमने रशिया, हमारा दोस्त सोवियत यूनियन, उससे लॉन्च करवाई थी 19 अप्रैल 1975, और ये डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। 1975 19 अप्रैल को लॉन्च हुई थी आर्यभट्ट। और रशिया ने किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया था? C1 इंटर कॉस्मोस का इस्तेमाल किया था इसको लॉन्च करने के लिए। और भारत का सैटेलाइट मैन बोलते हैं उडुपी रामचंद्र राव को, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो आर्यभट्ट की टीम थी उसको यही लीड कर रहे थे। भारत का सैटेलाइट मैन, उपग्रह मानुष बोला जाता है प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। उसके बाद इसरो अपनी ताकत बढ़ाने लगा। एक बार आर्यभट्ट लॉन्च हो गई 1975 में, तो इसरो ने अब यह सोचा कि सैटेलाइट तो मैं बना लेता हूं पर लॉन्च करवाने के लिए दूसरे कंट्री की मदद लेनी पड़ती है। तो यहां पे फिर इसरो ने एक सैटेलाइट है RS-1, इसको बनाया और लॉन्च भी खुद ही करा। यानी कि इस बार जो व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल, वो भी हमारा था और इस लॉन्च व्हीकल का नाम था SLV-3। SLV-3। तो हम सैटेलाइट बनाना भी और लॉन्च करना दोनों सीख गए। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी, RS-1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच नहीं पाया, यह मिशन फेल हो गया, ठीक है। तो RS-1 पहली सैटेलाइट होती हमारी जिसे हम खुद धरती के ऑर्बिट में भेजते, पर वो नहीं हो पाया। और इसरो के कुछ अचीवमेंट आपको बताऊं अगर मैं, गगन और नाविक, ये दो हमारे नेविगेशन सिस्टम है, आपको रास्ता दिखाएंगे पूरी धरती का एक एक चीज, जैसे GPS होता है ना वैसे ही है गगन और नाविक। नाविक ऑब्वियसली ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि गगन का अपग्रेड है ये। तो गगन हमने लॉन्च की थी सैटेलाइट 2011 में की थी, गगन हमने लॉन्च किया था। गगन को हमने GSAT-8 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ ही लॉन्च किया था 2001 में, और तब से गगन जो है हमारी नेविगेशन को असिस्ट कर रहा है। हमारे जैसे जहाज वगैरह चलते हैं, बहुत सारी नेविगेशन में हेल्प होती है इससे। लेकिन जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है 2018 से चालू है वो है IRNSS, जिसे हम नाविक बोलते हैं। तो IRNSS की फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। आप IRNSS बोलिए या आप नाविक बोलिए, बात एक ही है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई पहली सैटेलाइट कौन सी थी जो इसरो ने लॉन्च कर दी खुद के लॉन्च व्हीकल से, तो वो थी रोहिणी। क्योंकि यहां पे आप देखिए RS-1 भी की, लेकिन RS-1 धरती के ऑर्बिट में पहुंच नहीं पाई, तो यह मिशन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। और चंद्रयान-1 भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान-1, चंद्रमा पे हमारा जो मिशन था चंद्रयान-1, हम चांद की ऑर्बिट में चंद्रयान-1 को भेजने में सक्सेसफुल रहे। यह मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। यह भी आपको ईयर याद रखना है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईयर याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चंद्रयान-1 किस साल में लॉन्च हुआ था। फिर इसरो का जो 100th मिशन था वो कौन सा था, वो इन्होंने किया था 2012 में, और इसमें रॉकेट यूज हुआ था PSLV C-21। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, मंगलयान जिसे बोलते हैं, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था और मार्स की ऑर्बिट में चला गया था 24 सितंबर को। और भारत पहला कंट्री है एशिया का जिसने मार्स मिशन किया था, मार्स ऑर्बिट में किया था, और इनफैक्ट पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गया था। ऐसा होने वाला भारत पहला कंट्री था, क्योंकि नो डाउट अमेरिका यह मिशन पिछले 50 साल से कर रहा है, लेकिन अमेरिका पहली बार में ही सक्सेसफुल नहीं हुआ था मार्स मिशन में। लेकिन इंडिया पहली ही बार में मंगलयान जो है उन्होंने मंगल पर भेज दिया था। तो ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला कंट्री था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने मार्स पे मिशन सक्सेसफुल किया था। तो मंगलयान-1 जो है वो 2013 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2017 में इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड आज टूट चुका है स्पेसएक्स के द्वारा, लेकिन उस समय यह रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ी थी PSLV C-31 का इस्तेमाल करके, ठीक है, PSLV C-31 का इस्तेमाल करके। फिर इसरो का एक बहुत हैवी रॉकेट है GSLV Mk3, यह 2017 को उन्होंने लॉन्च किया था, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट है। आने वाले समय में भी इस रॉकेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाएगा। फिर इसरो ने अपनी सबसे हैवी सैटेलाइट GSAT-29 को लॉन्च किया था। यह 3423 किलोग्राम की सैटेलाइट है, और यह GSAT-29 जो सैटेलाइट लॉन्च की थी यह बेटर कम्युनिकेशन के लिए की गई थी। यह GSAT-29 सबसे हैवी सैटेलाइट थी इसरो की। और जैसा मैंने आपको बताया GSLV Mk3 जो है ये भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट साबित हुआ है, और इस रॉकेट का इस्तेमाल फिर 2019 में किया गया चंद्रयान-2 के लिए। चंद्रयान-2 में जो लैंडर था वो था विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान।
अब मैं आपसे बात करता हूं इसरो की रिसर्च फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये तिरुवनंतपुरम में है और ये इसरो का सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा आधार है। ये मेन टेक्निकल सेंटर है, जो भी रॉकेट बनते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है वो यहीं पे होती है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। और जो थुम्बा में हमने देखा था जो साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं TERLS से, उसको भी ये सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, GSLV सीरीज जो है वो भी यही डेवलप कर रहा है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जो सारे रॉकेट हैं यही बनाता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फिर एक है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ये दो जगह पे है, तिरुवनंतपुरम और बेंगलोर। लिक्विड प्रोपल्शन फ्यूल वगैरह, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स, उनको हैंडल्स को डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग वगैरह करना, वो सब यहां पे होता है। और टेस्टिंग जो इनकी की जाती है वो महेंद्रगिरी जो साउथ तमिलनाडु में है वहां पे की जाती है। ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु वाला महेंद्रगिरी है, उड़ीसा वाला नहीं। तो LPSC जो है डिजाइन, डेवलप और टेस्ट करता है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम को, और उनको डिजाइन करता है, डेवलप करता है और टेस्ट करता है। और फाइनल जो टेस्टिंग की जाती है इनकी टेस्ट कॉम्प्लेक्स वो है महेंद्रगिरी में। फिर है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, इसरो की है ये। फिजिकल रिसर्च नाम से पता चल रहा है, फिजिकल रिसर्च जो भी प्लैनेटरी फिजिक्स, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जियो कॉस्मो फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, आर्कियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सब रिसर्च यहां पे किया जाता है अहमदाबाद में। 4 लेबोरेटरी और इसरो की याद रखिए। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में है इसरो की। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी तिरुपति में है। तिरुपति जो है ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इनका अहमदाबाद में है और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वो भी अहमदाबाद में है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग में है, मेघालय में। फिर टेस्ट फैसिलिटी जैसा मैंने बताया था, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स कहां है, तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। उसके बाद UR राव सैटेलाइट सेंटर, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलोर में है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। UR राव कौन है? भारत के सैटेलाइट मैन उडुपी रामचंद्र राव, इनके नाम पे हमारा सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर आप जानते ही हैं, और थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी आप जानते हैं। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी आपको पता होना चाहिए, ये देहरादून में है, IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? फोटो खींचना, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज के धरती की फोटो खींचना, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IIST तिरुवनंतपुरम में है। बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ओडिशा, यह आपने सुना होगा, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहां से भी लॉन्च किए जाते हैं कई बार, तो वो ओडिशा में है। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है वो बेंगलोर में है। फिर इसरो की 3 संगठन हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष, ये कमर्शियल विंग है, इसरो जो है उनकी मार्केटिंग वगैरह करता है ये इसरो की अंतरिक्ष, राइट। तो इसरो के जो भी प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनको दुनिया के विभिन्न कंट्रीज में मार्केट करता है। दूसरा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी कमर्शियल विंग है इसरो का, ये भी कमर्शियल आर्म है, दोनों ही कमर्शियल आर्म है। तो ये इसरो की जो टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं उनकी मार्केटिंग करती है और इंडस्ट्री इंटरफेस, इंडस्ट्री जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वगैरह को प्रमोट करती है। और इन स्पेस अभी अभी बना है, नया विंग है ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस है, यूनियन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव करा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन काम करता है। और ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए इसरो में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो, राइट, तो उन सब के लिए काम करता है इन स्पेस। अब एक सैटेलाइट याद रखिए, कल्पना 1, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि सबसे पहली मौसम संबंधी सैटेलाइट कौन सी थी जो इसरो ने लॉन्च करी थी, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, तो वो थी कल्पना। इसका नाम कल्पना चावला के नाम पे कल्पना 1 रखा गया है, बाद में कल्पना 2 वगैरह वो सब भी लॉन्च हुई थी। तो कल्पना 1 पहली डेडिकेटेड मेट्रोलॉजिकल यानी वेदर, मौसम सैटेलाइट थी जो लॉन्च हुई थी, ये 2002 में लॉन्च की गई थी। फिर सरल क्या है? सरल एक प्रोजेक्ट है, ये इंडिया और फ्रांस का प्रोजेक्ट है, यानी कि इसरो का और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES का प्रोजेक्ट है। सरल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 2013 में और इसको इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने मिलकर किया था। ये ओशियन सर्कुलेशन और सी सरफेस एलिवेशन वगैरह में मदद करती है देखने। उसके बाद PSLV और GSLV में फर्क क्या होता है? देखो, हम सारे मिशन PSLV से ही करते हैं, ठीक है। PSLV होता है जो मीडियम लेवल का मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल, यानी अगर हम बहुत ज्यादा भारी कोई सैटेलाइट नहीं भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा लोड नहीं है, बहुत भारी नहीं है, तो हम PSLV का यूज करेंगे। ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें सैटेलाइट को प्लेस करता है।
उसके बाद जीएसएलवी, अगर बहुत ज्यादा पेलोड है, सिग्निफिकेंट पेलोड है, बहुत भारी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो हम जीएसएलवी का यूज करते हैं। अभी उतना ज्यादा जीएसएलवी को यूज नहीं करते हैं, मेनली हम पीएसएलवी को ही यूज करते हैं, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचा देता है। ये कुछ फ्यूचर मिशन है हमारे। चंद्रमा पे अब हम चंद्रयान 3 करेंगे। इसमें जो रॉकेट यूज होगा, लॉन्च व्हीकल, वो होगा जीएसएलवी MK3। मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बहुत भारी लोड लेके जा सकता है ये, तो ये हम यूज करेंगे जीएसएलवी MK3। 2022 में हमारा मन है करने का चंद्रयान 3। फिर आदित्य L1, ये हमारा सूरज को स्टडी करने के लिए मिशन है। इसमें लॉन्च व्हीकल यूज होगा PSLV XL 2022 में। फिर शुक्रयान 1, ये वीनस के लिए करेंगे हम। इसमें GSLV MK2 यूज होगा 2023 में। और मंगलयान हम करेंगे, मंगलयान द्वितीय, तो ये GSLV MK3 यूज होगा इसमें 2024 में। इसके अलावा जापान की स्पेस एजेंसी जो है JAXA, उसके साथ मिलकर हम एक मिशन कर रहे हैं लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूनर मतलब होता है चांद, तो ये चंद्रमा पे जो स्टडी है, चंद्रमा का जो साउथ पोल है, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो ये JAXA और इसरो मिलकर करेंगे 2024 में। उसके बाद अगर आपसे पूछें कि हमारा जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उसका फाउंडिंग फादर किसे कहा जाता है, उसके पिता, उसके जनक, तो आंसर है विक्रम साराभाई। फिर अगर आपसे पूछें भारत में रॉकेट या लॉन्च व्हीकल कहां बनते हैं, ठीक है, लॉन्च व्हीकल एक प्रकार के रॉकेट होते हैं, सारे रॉकेट लॉन्च व्हीकल नहीं होते, लेकिन सारे रॉकेट लॉन्च व्हीकल होते हैं, लेकिन सारे लॉन्च व्हीकल रॉकेट नहीं होते, समझे। तो ये बनते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, PSLV हो चाहे GSLV, तिरुवनंतपुरम। अगर आपको सैटेलाइट डेटा चाहिए कोई भी, तो आप ले सकते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से। सबसे पहला रॉकेट लॉन्च कौन सा हुआ था इंडिया का? इंडिया के अंदर सबसे पहला रॉकेट लॉन्च जो इंडिया ने किया था वो था नाइक अपाचे, ये 1963 में किया गया था। ये हमने अमेरिका से खरीदा था, पहले अमेरिका से खरीदा और फिर इसे हमने लॉन्च किया था। और भारत ने अपने खुद के रॉकेट बनाना शुरू कब किया था? तो याद रखिए, हमारा पहला जो खुद का देसी रॉकेट था वो था RH-75, ये हमने लॉन्च किया था 1967 में। और सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार के काम आती है, जैसे दूरदर्शन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, या जो कम्युनिकेशन है, संचार है, आपदा प्रबंधन वगैरह। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है वो नेचुरल रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए होती है, जैसे समुद्रों पर नजर रखना, महासागरों पर नजर रखना, राइट, उन सब के लिए होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के काम आती है। फिर उसके बाद पहली पीको सैटेलाइट कौन सी थी जो इंडिया ने लॉन्च करी? पीको सैटेलाइट मतलब बहुत छोटी सैटेलाइट जिसका वजन 500 किलो से कम होता है, और स्टड सेट सैटेलाइट तो 1 किलो से भी कम की थी। तो ये स्टड सेट पहली इंडियन पीको सैटेलाइट थी, 2010 में लॉन्च हुई थी PSLV C-15 से। एक बात और, आज भारत के पास ये कैपेसिटी आ गई है कि हम दूसरे कंट्री के सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्पेस में। इसका नाम था मिशन शक्ति, और ये जो कैपेबिलिटी है इसको A-सैट बोलते हैं, यानी एंटी सैटेलाइट। तो आज हमारे पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी है, हम एक मूविंग सैटेलाइट को स्पेस में तबाह कर सकते हैं। 27 मार्च 2019 को हमने मिशन शक्ति का टेस्ट कंडक्ट किया था। उसके बाद एस्ट्रोसैट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में MCQ कि भारत की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सी है? तो वो एस्ट्रोसैट है। एस्ट्रोसैट क्या होता है? आप किसी भी चीज को अगर ऑब्जर्व करोगे अंतरिक्ष में तो आप मल्टीपल वेवलेंथ में कर सकते हो, जैसे एक्सरे है या इंफ्रारेड है, मतलब आप कई तरह की लाइट में अंतरिक्ष को देख सकते हो। तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी हमारी एस्ट्रोसैट है। यह कैपेबिलिटी हमारे पास पहले नहीं थी, लेकिन एस्ट्रोसैट हमारी पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। यह ऑप्टिकल लाइट यानी नॉर्मल लाइट जो होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, लो हाई एनर्जी, कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये अंतरिक्ष को देख सकती है, तो उससे इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलती है। फिर एक क्वेश्चन ये आता है मेगाट्रॉपिक के ऊपर। ये मैंने बताया था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर यह मिशन किया है, इसरो और CNS ने मिलकर किया है मेगाट्रॉपिक। इसमें हम जो वाटर साइकिल है और एनर्जी एक्सचेंज होते हैं ट्रॉपिक्स में, उनको स्टडी करते हैं। यह मिशन 2011 में लॉन्च हुआ था PSLV C-18 से। फिर एप्पल सैटेलाइट भी एग्जाम में आती है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल। ये इसरो की पहली देसी एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारी सबसे पहली थी एप्पल। ये 1981 में लॉन्च की थी हमने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट यूज किया था, एरियन रॉकेट, और कुरू फ्रेंच गिनी से की थी। फिर भास्कर, भास्कर भारत की पहली एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। मैंने आपको बताया था सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट और एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो जो भास्कर 1 है ये एक्सपेरिमेंटल वर्ड पे ध्यान दीजिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भास्कर 1, ठीक है, भास्कर 1।
फिर कार्टोसैट 1, कार्टो मतलब होता है मानचित्र, मैप। तो कार्टोसैट 1 हमारी भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस दे सकती है। ये पहली ऐसी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो इन ऑर्बिट स्टीरियो इमेजेस, इससे हम मानचित्र वगैरह बना सकते हैं, यानी कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन में यूज इसे कर सकते हैं। ये हमने PSLV C6 से लॉन्च की थी। और आखिर में भुवन भूजल, क्या है ये भुवन सिस्टम? इसरो का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ने इसरो के साथ मिलकर यह बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर, जल शक्ति मंत्रालय जो है, पहले उसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वगैरह वो बोलते थे। तो ये जो बनाया है भुवन सिस्टम, इसमें हमें भारत के हर शहर में पानी का स्तर कितना है जमीन में, भूजल कितना है, उसके बारे में पता चलता रहता है, ग्राउंड वाटर के बारे में पता चलता रहता है रियल टाइम में। तो ये याद रखिए, भुवन भूजल इसरो ने बनाया। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, एकदम डिटेल में। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो स्पेस एजेंसी से आए और जिसको अब आप ना कर पाए। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।